नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नाखून क्यों पढ़ते हैं। नाखून क्यों पढ़ते हैं हमारा निबंध जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाखून क्यों पढ़ते हैं, नाखून का हम देखेंगे क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और क्या इनका महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक की जो लड़की होती है वो अपने पूछती है पिता से कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, तभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध लिखते हैं। शुरू करते हैं आज की परिचर्चा को। बच्चे भी कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दायनी जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तीसरे दिन आखिर खुद नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें काट देते हैं या डांट देते हैं, डांटा करते हैं कि आप अपने नाखून क्यों नहीं काटते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। उसके बाद कुछ वर्षों की बात है। यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू होता है कि कुछ वर्षों या कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा था, उसे नाखूनों की जरूरत पड़ती थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब आदमी मनुष्य जो मानव है ये जंगल में जब रहता था तो इसे नाखूनों की जरूरत पड़ती थी। किस लिए जरूरत पड़ती थी? उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि असल में वही उसके अस्त्र थे। क्या थे? अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांतों का जो स्थान था वो नाखून के बाद आता था, लेकिन नाखून अस्त्र के लिए पहले स्थान पर आते थे। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की बस्तियों का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले, पेड़ की डालें काम में लाने लगा। उसके बाद जैसे देखो ये कोष्टक में दिया गया कि रामचंद्र की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। देखो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का ब्रज जो होता है वो देखो ये किसकी हड्डियों से बना था? ब्रज जो दधीची मुनि थे उनकी हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के शास्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा जो थे उनके मनुष्यों के राजा इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। दोनों चीजें किसके पास थी? आर्यों के पास थी। उसके बाद आर्य विजयी हुए। आर्य जो हैं वो विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे। देखो नाग हारे, सुपर्ण हारे। सुपर्ण जो है वो किसका पर्यायवाची के रूप में आता है? गरुड़ के। यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे और राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों से
लोहे के जिसके पास लोहे के अस्त्र होते थे वे बाजी मार ले जाते थे, वो भी जीत जाते थे। इतिहास आगे बढ़ता चला गया। पलीते बाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम बरसक वायुयानों ने इतिहासों को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल दिया। अब ये चीजें जो हैं पीछे छूट गई हैं। अब अपने देश में इतनी तरक्की हो रही है कि एटम बम और भी कई तरह तरह की चीजें आ गई हैं, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। नाखूनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंता लंबी जीभ हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले या चरने वाले। किस तरह से देखो है नाखूनों के साथ वर्णन किया गया है। उसके बाद ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता था। क्या करने पर? नाखून काटने पर डांटता था कि क्यों नाखून काट रहे हो। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। उसके बाद वे कमबख्त जो हैं वो रोज बढ़ जाते हैं, रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को उससे कोटि कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है, वो नाखून नहीं जानते हैं कि नाखूनों से ज्यादा हमें शक्तिशाली अन्य चीजें मिल चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बब युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उससे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जाती है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बराबर थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ कि ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य के नाखूनों को क्या कहा गया है? पशुता। उसके बाद कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वत्सायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। क्या करता था? जम के संवारता था, उनका ध्यान रखता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, देखो ये पूछा जाता है, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दांतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के ना जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्तक यानी मोम और अलक्तम यानी आलता से यतन पूर्व रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ के देश लोग उन दिनों, देखो ये पूछा जाता है कि गौड़ के लोग जो हैं वो कैसे नाखून पसंद करते थे? बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, और दक्षिणायत के लोग छोटे नखों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है देश को भी और काल को भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारत पूर्व ने मनुष्य चित बनाया है। यह बात चाहूं तो भूल भी नहीं सकता।
मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर का ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही हैं और शरीर में अनजान भी हैं, अपने आप काम करती हैं। नाखूनों का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, यानी बालों का बढ़ना दूसरा है। दांत का दोबारा उठना, दांत जो हैं ये एक बार बच्चे के टूट जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से निकल आते हैं। पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और बाकी अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है कि सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। क्या है? मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है किस ओर, लेखक का मन पूछता है कि किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो नाखून बढ़ा भी रहा है, एक तरफ काट भी रहा है। पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं पूछता हूँ, जानते हो या अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ते हो? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में ही प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द वही व्यवहारता होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की परिचर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता, किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवार्यता करने के भी बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंट यानी स्वाधीनता को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उस सब में जो है, उन सब में स्वयं का स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है कि हमारी समूची परंपरा ही अनजान है, हमारी भाषा के द्वार प्रकट होती जा रही है, हमारी भाषा के द्वारा ही प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहज वृत्ति अनजानी स्मृति का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो कि ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को
नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं, यानी हम कुछ नए सीखने वाले नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमा मही उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बात हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गईं, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। ये बात सही है कि प्राकृत की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं, उनमें परिवर्तन हुआ है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुरानी जो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सभी हमारे काम की ना हो या मतलब की ना हो, ऐसा कुछ नहीं अभी है। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मरे बच्चे, यानी बंदर जो है उसका अगर बच्चा मर जाता है तो वो जो बंदर मादा जो होती है वो बच्चे के मरने के बाद भी अपने पेट से उसको चिपकाए रहती है और वो ऐसे ही उसको लिए रहती है जब तक वो खुद से छूट कर नहीं गिर जाता है, तो वो ऐसे ही लगाए रखती है, उसे छोड़ती नहीं है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिकता के नशे में चूर होकर अपना सब रस खो दें। यानी ऐसा भी नहीं कि जो हमने मनुष्य ने जो चीजें बनाई हैं उसमें हम अंधे होकर हम अपनी प्राकृतिक और पुरानी चीजों को छोड़ दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ही ग्रहण करते हैं, और मूर्ख लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके ही बात सोच लेनी होगी। अगर हमारे पूर्व संचित भंडार भी यह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये बात जो है कालिदास ने कही थी। जातियां इस देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर भी प्रेम पूर्वक बस भी गईं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी है। नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्ण और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपनों को बांधना। मनुष्य पशु से किसी बात में भिन्न है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भवित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले
अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन शरीर से किए गए असत्य चरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जात या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं या मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वेश्वर भाव, सत्य और आक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा जाता है। जैसे एतद्धि तृतीयसे श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत नरवैरता महाराज सत्यम क्रोध एवं चा। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य, अक्रोध मूलक धर्म का मूल उद्देश्य यही है कि मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने का आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहे लेने को कमर कसे रहता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बनाओ, बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरण की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, यानी हिंसा को एक दूसरे में मत पनपने दो, झूठ को मत बढ़ाओ, उसको हटा दो, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर ही उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चारितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता कि जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राण शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणा शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को पराजित कर देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चारितार्थता में अंतर है कि मनुष्य मरणा शास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरण के बहुमूल्य से वस्तु पा भी सकता है, जिसे अपने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चारितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे
देने में नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात बत्ती का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्मित आत्म बंधन का फल है जो उसे चारित्रता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये था हमारा निबंध, संपूर्ण निबंध। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि नाखून जो बढ़ते हैं वो हमारी पशुता का प्रतीक हैं। उससे हमें याद रहता है कि हम जो हैं जंगलवासी थे, कभी हम लोग जंगल में निवास करते थे और नाखून जो हमारे थे अस्त्र और शस्त्र के लिए काम में आते थे। लेकिन वही जो कहना चाहते हैं कि हमें बाहरी चीज़ों से छोड़कर कुछ अपने अंदर की चीज़ों को, प्राकृतिक की चीज़ों का भी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें काम में लाना चाहिए। हमेशा एक आराम की चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, झूठ को नहीं फैलाना चाहिए। एक दूसरे में अगर हम विद्रोह करते हैं, अहिंसा फैलाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे को हम प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का शस्त्र, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, अगले शस्त्र में अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।